जय सर। गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। सर। नमस्ते सर। प्रणाम। नमस्कार आप जी। सभी का नमस्ते बहुत बहुत सर। स्वागत है। नमस्कार जय प्रणाम गुरुदेव। गुरु जी। जय प्रणाम गुरुदेव। गुरु जी। प्रणाम प्रणाम नमस्ते प्रणाम। गुरुजी। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अपने कैमरे को ऑन रखें और अपने आप को म्यूट रखें ताकि आज हम आज का सेशन शुरू कर सके। जय गुरुदेव जी। प्रणाम 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 जय शर्मा जी। गुरुदेव। प्रणाम शर्मा जी प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। चलिए अभी प्रणाम लोग आ गुरुजी। गए हैं। प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। नमस्कार प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। चलिए सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें और कैमरे को ऑन रखें ताकि आप लोग सामने होंगे तो मुझे भी ये समझ में आएगा कि आप लोगों को क्या चीज समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम एक नया शुभारंभ करने जा रहे हैं। लाल किताब का कोर्स आरंभ करने जा रहे हैं। ये कोर्स डिजाइन किया है 1 वर्ष के लिए और इसमें ताकि हम तसल्ली से लाल किताब के सूत्रों को सीख सकें, समझ सकें, लाल किताब की फिलॉसफी क्या है। और लाल किताब का रियल चैलेंज ये है उसका प्रेडिक्टिव पार्ट। स्टूडेंट्स ग्रामर भी सीख जाता है, बहुत सारे सूत्र भी पकड़ लेता है और प्रेडिक्शंस करने में उनको काफी कठिनाइयां आती। तो इस कोर्स में हम उस चीज पर विशेष ध्यान देने वाले। वैसे तो हमारे हर कोर्स में ये सब चीजें हमेशा से बनी रहती हैं, फिर भी इस चीज पर मैंने ऑब्जर्व किया है क्योंकि इतनी कॉल्स आती है हमारे पास और जो दूसरे इंस्टीट्यूट से लाल किताब कोर्स जिन लोगों ने सीखा है या सीख रहे हैं उनसे बात करके समझ में आया कि प्रेडिक्शन करने में उन्हें परेशानी काफी आती। तो प्रेडिक्शंस कैसे करना है, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कैसे निकालना है, इसके बारे में भी विशेष ध्यान शुरू से ही दिया जाएगा। हम वैसे तो एग्जाम्पल चार्ट अपने अपने स्टूडेंट्स के जो अपने क्लासेस होती हैं उसमें हमेशा करवाते ही रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो एग्जाम्पल चार्ट्स लेते हैं वो स्टूडेंट्स का ही लेते हैं। मीन्स हम स्टूडेंट्स के ही क्वेश्चंस को लेते हैं, ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से ही अपने कोई कुंडली बना करके और कह दिया। तो उस तरीके से हमारे यहाँ पे नहीं चलता। चलिए, आज 2 तरह के विद्यार्थी हैं हमारे पास। एक वो जो बिल्कुल नए हैं, एस्ट्रो पाठशाला के लिए नए हैं, और एक वो हैं जो एस्ट्रो पाठशाला से किसी ना किसी रूप से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। तो आज का जो हम सेशन करने जा रहे हैं ये दोनों के लिए ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो भगवान से प्रार्थना करें ये जो आप आज जर्नी आरंभ करने जा रहे हैं, आज ये यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं, ये आपकी सफल हो। और मैं सभी से ये भी प्रार्थना करूंगा, केवल लाल किताब कोर्स वही लोग सीखें जो इतनी हिम्मत रखते हो कि जो मन से साफ हो, जो अपने गुस्से को त्याग सके। अगर हम बहुत ज्यादा अहंकार में रह करके इस विद्या को सीखने की कोशिश करेंगे, और अक्सर हमने देखा है कि विद्यार्थी थोड़ा सीखने के बाद उसमें अहंकार बहुत डेवलप हो जाता है। इस अहंकार से बचने का प्रयास करें तो आपको ये विद्या बहुत अच्छे से फलीभूत होगी। अन्यथा ये बीच मार्ग में ही आ तो जाएगा पर उसका आपको लाभ नहीं हो पाएगा ज्यादा, और आप लोगों का फायदा और ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इसलिए धैर्य रख करके ये चीजें सीखनी है आपने। प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी लोग अपने आप को। जब मैं अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा जब भी करें, इससे मुझे डिस्टरबेंस नहीं होगा। मुझे म्यूट करना पड़ रहा है इन लोगों को। देखिए, जो लोग नए हैं उनको मैं थोड़ा सा अपनी आदत के बारे में बता दूं। मुझे थोड़ा सा धारा प्रभाव बोलने की आदत है, और जब मैं धारा प्रभाव कोई बीच में छूट जाता है तो मैं खुद भूल जाता हूँ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग इस मामले में सहयोग दें कि मुझे
सहयोग आपका इतना है कि कोई डिस्टर्ब ना करे और अपने आप को म्यूट रखें, कैमरे पे रहें। मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर भी पूछूंगा, बिल्कुल एक इंटरेक्टिंग सेक्शंस हम लोग करेंगे। तो चलिए, आज हम वो टॉपिक लेने जा रहे हैं जो एक आम आदमी का टॉपिक है, जो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। आज के इस सेशन में जो पूरे लंबे समय तक बना रहेगा, चाहे वो ज्योतिष आज पहली बार ही क्यों ना सीख रहा है और या आज के बाद वो बिल्कुल ही ना सीखे, पर वो आज का टॉपिक जरूर याद रखेगा कि उसने क्या सीखा है और उस टॉपिक से उसको लाभ जरूर हो। इसका लाभ वो अपने बच्चों को, रिश्तेदारी में, अपने मित्रों में जरूर उठाएगा और जरूर दूसरों को ये चीज बताइए। आज का टॉपिक है हमारी अपनी किस्मत। किस्मत किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा, जब भी ज्योतिष के संदर्भ में किस्मत की बात आती है तो इंसान को किस्मत कब याद आती? जब भी वो मुसीबत में फंसता है तो उसको लगता है कि कोई भगवान कोई ऐसी मदद भेज दे, और अगर उसको उस समय मदद मिल जाती है तो उसको कहता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होते होते बच जाए तो कहता है कि आज किस्मत बहुत अच्छी थी, अपन बाल बाल बच गए। कहता है कि नहीं कहता है? तो कभी भी मुसीबत में फंसने पर जो खुदाई मदद मिलती है वो एक प्रकार से किस्मत का रूप है। दूसरा, हम किस्मत किसे कहते हैं? जिंदगी में हर चीज बड़ा स्मूथली प्राप्त हो जाए, बड़ा आसानी से अगर चीजें प्राप्त हो जाए तो हम कहते हैं कि किस्मत अच्छी है कि हर चीज अपने आप सहज गति से प्राप्त होती जा रही। हार्डवर्क करने के बाद भी हमें चीजें की प्राप्ति ना हो, या जो हम प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में वो जब प्राप्त नहीं होता तो हम कहते हैं इट्स माई हार्ड लक, ये हमारा भाग्य बहुत ही गड़बड़ा रहा है, हमारा साथ नहीं। आगे कहाँ किस्मत साथ देती है? जहां पर ऑप्शंस हो, जैसे लॉटरी है, सट्टा है, जुआ है, या हम लॉटरी के अलावा हम जो हमारे हरियाणा में हुड्डा चलता है तो हुड्डा के प्लॉट्स निकलते हैं। तो जिन लोगों का हुड्डा में प्लॉट निकल आता है वो कहता है अरे हम तो लकी, हम तो भाग्यशाली, हमारा प्लॉट निकल आया। यानी कि इंसान जब जब जिन जिन क्षेत्रों में, लाइफ के जिन जिन आयामों में अपने आप को भाग्यशाली मानता है, वही भाग्य है आपका। और हम सभी लोग किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास, किसी भी विद्वान के पास, किसी भी दैवज्ञ के पास इसीलिए जाते हैं कि शायद वो हमारे को हमारी किस्मत का रास्ता खोले। जिन लोगों के जीवन में हार्ड लक होता है, जिन लोगों के कार्य नहीं बन पाते हैं, वो इसी तलाश में रहते हैं कि कोई हमें ऐसा मार्ग मिल जाए, कोई हमें ऐसा रास्ता मिल जाए जिस रास्ते को हम अपना लें तो हमारी जिंदगी में हार्ड लक थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ये हार्ड लक वाला मैटर खत्म हो जाए या कम हो जाए, कम से कम ज्यादा हमें समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आज का टॉपिक यही है। सबसे पहले मैं बता दूं, लाल किताब की जब हम प्रवेश करते हैं लाल किताब में तो हमारे सामने दो कुंडलियां होती। एक वो कुंडली जिसे आप देखते आए हो, जो जन्म पत्रिका आपने अपने घर में बनवा रखी है, वो आपकी अपनी जन्म पत्रिका है, जिसे वैदिक ज्योतिष में आपकी लगन कुंडली कहा जाता। और लगन कुंडली में हर व्यक्ति का अलग अलग, जहां पे लगन लिखा होता है वहां पर एक नंबर लिखा होता है। किसी का 8 होगा, किसी का 9 लिखा होगा, किसी का 1 लिखा होगा, उसे ही हम लगन बोलते हैं। परंतु लाल किताब की ये ब्यूटी है कि लाल किताब कहती है हम सभी का एक ही लगन है।
हम सभी मेष लगन से पैदा हुए हैं, यानी कि वो उस लगन की थ्योरी को नहीं मानती। तो यानी कि आपके लगन में कोई भी नंबर लिखा हुआ है, आपने वहां पर नंबर 1 ही मानना है। जहां पर लगन है उसे नंबर 1 ही मान करके चलना है। और फिर जो ग्रह जिस स्थान पर बैठा हुआ है उसी स्थान पर वो बैठा रहे। जो ये कुंडली निकल करके आएगी, ये कुंडली ही लाल किताब की कुंडली है, जिसे अक्सर वैदिक ज्योतिष की भाषा में मेष लगन की कुंडली भी कह देते हैं। और ये मेष लगन किसका था? श्री हरि विष्णु जी का, नारायण भगवान का। तो हम सभी नारायण की ही संतानें हैं। एक्चुअली में लाल किताब ये कहना चाहती है कि किस्मत का लेखा जोखा श्री हरि विष्णु जी से आता है। विष्णु जी जिसके लेख में अच्छी किस्मत लिख दे, वो इस संसार में आने के बाद अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, अच्छा मकान, जमीन जायदाद और अच्छी संतान, अच्छा जीवन साथी प्राप्त करता है और अपने जीवन को बड़े एंजॉय के साथ जीता है। अगर जिसकी किस्मत के लेख के अंदर कहीं पर भी गड़बड़ हो जाती है तो उसको भुगतान करना पड़ता है। अब लाल किताब कहती है जो भी हम इस जीवन में समस्याएं हमारे सामने आती हैं, वो सभी के पीछे एक पास्ट हिस्ट्री है, जिसको उसमें ऋण कहा है, यानी कि पूर्व जन्म का कर्जा। तो 9 ऋण विशेष रूप से लाल किताब में बताए गए। अच्छी किस्मत कुंडली की स्ट्रेंथ बताती है, और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में जितने ज्यादा पूर्व जन्म के ऋण होंगे, उतनी वो कुंडली को डाउन करती है या प्रॉब्लमेटिक बनाती चलती है। एक दो पल्ले हैं कुंडली के, एक अच्छे वाला एक बुरे वाला। अगर अच्छे वाले ग्रह स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे तो व्यक्ति जीवन में आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। और अगर नेगेटिव पार्ट अगर हमारा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, वो हमें परेशानियों में डालता है। एक अच्छा ज्योतिषी यही कार्य करता है, वो किसी जातक की कुंडली देख करके इसी चीज की कैलकुलेशन करता है। अक्सर आप सुनते होंगे, हम कहते हैं कि ज्योतिष एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट, फिर जब हम ज्योतिष में घुसते फिर कहते मैथ तो आ ही नहीं रहा, गणित तो है कहाँ। गणित तो हम क्लास में पढ़ा करते थे, 8वीं में 9वीं में 10वीं में, जो हमें समझ में नहीं आता था। और लोग इस चक्कर में कि ज्योतिष एक मैथ का विषय है, उस चक्कर में पढ़ने तक से डरते। फोबिया दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि वो गणित के मास्टर जी याद आ जाते हैं डंडा लिए हुए, और याद रहता नहीं है। वो पिटाइयां होती थी बड़ी, आजकल तो खैर नहीं होती स्कूलों में, पर हमारे टाइम में तो होती। और मैथ से लोग इतना डर जाते हैं, उस चक्कर में बुढ़ापे में आकर के सोचते हैं कि यार अब तो ज्योतिष सीख ही ले, अब कम से कम कोई पीटेगा तो नहीं है। तो ज्योतिष में मैथ से जो कहा गया है वो कौन सा मैथ है? ये जो पलड़े जो हमारे ऊपर नीचे हैं, यानी कि नेगेटिव योग और पॉजिटिव योग, इसकी सही सही कैलकुलेशन ही मैथमेटिक्स है। हमें कुंडली की स्ट्रेंथ को जानना होता है। जो भी ज्योतिषाचार्य कुंडली की स्ट्रेंथ को सही सही अनुमान लगा लेता है, वो ही आपको अच्छे तरीके से बता भी देगा और समझा भी देगा। ध्यान रहे, सारा खेल ज्योतिष में कुंडली की स्ट्रेंथ निकालने पर ही टिका हुआ है। अब यहां पर स्ट्रेंथ ग्रह की भी होती है और आपके भाव की भी स्ट्रेंथ होती है। 12 भाव होते हैं हमारे ज्योतिष में, और हर भाव की स्ट्रेंथ को निकालने का तरीका लाल किताब में बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसी प्रकार से जब हम भाव की स्ट्रेंथ को समझ जाते हैं, तो हमें ग्रह की स्ट्रेंथ को समझना पड़ता है। और ग्रह की स्ट्रेंथ को निकालने के भी
फार्मूले बताए गए। बस वही सीखना है हमने इस कोर्स के अंदर कि किस ग्रह की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, क्योंकि ज्योतिष बहुत सामने रखा हुआ नहीं है, वो हलवा नहीं है कि अब फटाफट बनाया और देसी घी डाला और सामने रखा और खा लिया। इतना आसान भी नहीं है, इसमें कुछ चीजें छिपी हुई हैं। इसलिए बहुत सारे लोग कुंडलियों को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे यार ये क्या चक्कर है, मंगल चौथे भाव में कहा था और कहा था ये तो नीच राशि में हो गया। लाल किताब वाले ने, मेरा मंगल नीच राशि में है, पर मैंने दूसरे एक व्यक्ति का देखा, उसका भी चौथे भाव में ही मंगल था और नीच राशि में ही था, और उसके पास तो 8 फ्लैट है, उसके पास तो प्रॉपर्टी बहुत है, और मैं हूं कि मैं एक 100 गज के मकान में रह रहा हूं। ये तो बहुत बड़ा पंगा है जी। ये तो सूत्र समझ में नहीं आया। जब मेरा मंगल भी वहीं बैठा है और उसका मंगल भी सेम जगह पर बैठा हुआ है, तो उसके पास प्रॉपर्टी बहुत है, मेरे पास प्रॉपर्टी क्यों नहीं? इसका मतलब लाल किताब में पता नहीं लग। ये मात्र कंफ्यूजन केवल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने बड़ा सतही तौर के ऊपर लाल किताब को पढ़ा है, या जो फ्री के चक्कर में रहते हैं कि बस किताब उठा लो, हमें कहीं पर जा करके करना ना पड़ जाए, बस यहाँ से वहां से यूट्यूब से पकड़ लो, उनसे पकड़ लो और हम फ्री में ही। क्योंकि लोग बड़े समझदार होते हैं और ये समझदारी का खेल वैसा नहीं है। ज्योतिष एक डिवाइन सब्जेक्ट, इसके अंदर एक टीचर के साथ कनेक्ट होना होता है, एक गुरु के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। इस विद्या के साथ जितना आप गुरु के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उतना जल्दी सीख जाएंगे। मेरे पिछले 18 सालों का एक्सपीरियंस कहता है, जिस विद्यार्थी ने गुरु के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना के रखा, वो इस सब्जेक्ट को बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से सीख जाएगा, चाहे उसका ग्रह कहीं पर भी बैठा क्यों ना हो और कोई ग्रह कमजोर क्यों ना हो, वो भी ये ज्योतिष सीख जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कुछ लोग एकदम से गायब हो गए कैमरा ऑफ करके, यानी कि वो हमारी आंखों में भी नहीं आना चाहते। तो ये काम करेंगे रसोई के अंदर और आराम से रोटियां बनाते बनाते सुन लेंगे प्रवचन की तरह। बस सर यही मैं तो कनेक्शन जब डिसकनेक्शन में बदल जाता है, तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारी जान को बन जाती है। इसीलिए कई बार स्टूडेंट बहुत अच्छे टीचर के पास जाकर के भी सीख नहीं पाता। तो आज आप में से कुछ लोग बेशक मुझसे ना पढ़ें, पर कहीं से भी पढ़ें, टीचर के साथ अच्छा कनेक्शन बना के रखें, उसके विश्वास पात्र बन के रखें। गुरु की डिवाइननेस, गुरु की शक्ति अपने आप आपको सिखा दे। मैंने ऐसे ऐसे बावले लोगों को ज्योतिष सीखते हुए देखा है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा रखी और अपनी श्रद्धा पर बहुत ज्यादा श्रद्धा रखी, वो लोग सीख गए। और मैंने महा इंटेलिजेंट लोगों को ज्योतिष जैसा विषय छोड़ के भागते हुए देखा कि भाई हमारे बस का नहीं है, ये बोगस सब्जेक्ट है, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, पर अपने को समझ में नहीं आता है, इसमें ये कमी इसमें वो कमी, और चलते बनते हैं और ज्योतिष नहीं सीख पाते। बात आई है गुरु की, तो हम सभी का किस्मत का पहला ग्रह जो होता है वो गुरु ही है। यानी कि अगर आपको किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिसकी कुंडली नहीं है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, बर्थ प्लेस नहीं है, और आपको हस्तरेखा भी नहीं देखनी आती, पर वो आदमी चाहता है कि उसका पता चले कि किस्मत का ग्रह कौन सा है, वो आपसे पूछता है कि मेरी किस्मत का ग्रह बता दो, आपने एक ही ग्रह बताना है, वो है गुरु, वो है बृहस्पति। कोई भी, हम सभी की, सबसे, हर किसी का, ये समझ लो। और लाल किताब उसको कहती है कि सबकी किस्मत का ग्रह गुरु वही है लक्ष्मी, वही है धन देने वाला, वही है अपॉर्चुनिटी देने वाला, वही आपको अवसर देगा, वही आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। जिंदगी में अगर आप अपने जीवन में वृद्धि चाहते हैं,
जीवन में आप अपना विस्तार चाहते हैं, गुरु के बगैर पॉसिबल नहीं, क्योंकि गुरु का जो तत्व है वो आकाश तत्व है, और आकाश एंडलेस है, वो विस्तार का प्रतीक है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, पहला सूत्र, सबकी किस्मत का ग्रह गुरु है। अब आपके सामने कुंडली आती है, कुंडली आती है तो सबकी अलग अलग कुंडली है, सबकी अलग अलग कुंडली है। इसलिए दूसरा सूत्र समझ लो, रट्टा नहीं मारना ज्योतिष, समझना है। वो बिल्कुल ये चीज छोड़ दो आप, जो लोग कहते हैं मैंने किताब में पढ़ा था सूर्य 7वें घर में हो तो ये परिणाम है, और ये उपाय कर लो। उसमें लिखे हुए लाल किताब में कि 7वें भाव का सूरज हो तो ये उपाय कर लो, 8वें भाव का सूरज हो तो ये उपाय कर लो। भाई बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, खुद भी फंसोगे, दूसरे को भी परेशान कर दोगे। लाल किताब इस तरीके से बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है, ना उपाय काम करता है, ना और चीजें काम करती हैं। इसलिए लोग कई कई सालों से लाल किताब का अध्ययन कर रहे हैं, पर किताब में जो आसान आसान लिखा हुआ है ना, उससे चिपक गए, उससे बाहर नहीं निकल के आ। जब तक आप इस आसान वाली प्रक्रिया से बाहर नहीं निकलोगे, नहीं बात बनेगी। और हाँ, यकीन मानो, मैं आपको सिखा दूंगा, ये मेरा अनुभव कहता है। आपको हर ग्रह का सूत्र इतने प्यार से बताऊंगा, उसको निकालना इतना आसान तरीके से बता दूंगा, आप देखते हो बता दो। अभी मेरे पास कुछ लोग कंसल्टेशंस के लिए आते हैं और वो कहते हैं लो जी, हमें तो किस्मत का ग्रह भी पता है, हम तो वो ग्रह भी निकालना जानते हैं। मैं बोला, आपने कैसे सीखा? कहते हैं जी आपके वीडियो से। वीडियो देख करके मत, जो कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे हैं, अगर उस आम आदमी को समझ में आ रहा है, आप तो मेरे साथ बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने वाले हो इस 1 साल में, तो आपको कैसे नहीं समझ में आएगा? आपको तो और भी गहरी बातें बताई जाएंगी, आपको तो प्रेडिक्टिव बातें, टेक्निक सिखाई जाएगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको ना आए? तो धैर्य रखना है, मेरे ऊपर बिलीफ रखना है कि ये शख्स जो है ना, जिसने चश्मा लगा रखा है, सिखा देगा, कैसे भी सिखा देगा। इसको पकड़ के रखना, बस इसको भागने नहीं देना, बस वही काम करते रहो और एंजॉय करो। हाँ, मेरी क्लास में हमेशा कहता हूँ कि कैमरा ओपन रखो, ये मेरी अपनी सोच है कि हम जितना आपस के अंदर इंटरेक्शन करेंगे, तो उससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि जो मैं सूत्र सिखा रहा हूं वो कितना स्टूडेंट को समझ में आया, अभी स्टूडेंट का लेवल क्या है, क्या नहीं है, और हम अपनी क्लास भी बढ़ा देते हैं। जरूरी नहीं कि अगर हमने 15 क्लास का वादा किया तो 15 ही कराएंगे, 20 हो जाए, 22 हो जाए, उसकी हम कभी परवाह नहीं करते। ये एस्ट्रो पाठशाला की आज तक की परंपरा है, कभी उसने 15 कह के 15 क्लास पे खत्म नहीं किया। अगर आपको 60 क्लास का वादा किया है, तो जब तक आप नहीं कहोगे कि छोड़ दो बाबूजी, जाने दो, जब तक अपन नहीं छोड़ने वाले। चाहे 60 के 65 हो जाए, 65 के 70 हो जाए, उसकी परवाह नहीं। हमारे चाहे पुराने स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, वो हम लोगों ने कभी नहीं किया। और एस्ट्रो पाठशाला में कोई भी टीचर अगर अपनी क्लास पढ़ाएगा, कभी भी उसने कम नहीं दिया, ज्यादा दिया। तो हमारी फिलॉसफी एस्ट्रो पाठशाला की यही है कि भाई अगर 1 रुपया लिया है तो 1.5 रुपया वापस करना है बंदे का, सिंपल सी बात है। इससे एंजॉय होता है, मजा होता है। चलिए फिर से चलते हैं। पहला किस्मत का ग्रह गुरु, आज आपको समझ में आ गया। अब हम उन बात पे करते हैं कि अगर हमें किस्मत का ग्रह पर्सनल लेवल पे निकालना हो, यानी कि उसकी कुंडली में और निकालना हो, कि स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है कि बिल्कुल पिन पॉइंट, कहते हैं ना स्पेसिफिक इज ट्रैफिक, वो टेरिफिक है, स्पेसिफिक इज टेरिफिक, कि वो बहुत ही बलशाली होता है। यानी कि आपने एक मार्ग पकड़ लेना है, उस मार्ग को पकड़ के चलना है, उस ग्रह को पकड़ के चलना है। आपके जीवन में कार्य अपने आप बनेंगे और जीवन ऊर्ध्वगामी बनता चला जाएगा। वो कैसे निकालते? अगला पॉइंट, लाल किताब की शुरुआत 9वें भाव से, पहले भाव से नहीं होती है। वैदिक में हम सब सारी शुरुआत पहले भाव से करते हैं,
जब मैं वैदिक का भी टीचर हूं, तो जब मैं वैदिक सिखाता हूं तो मैं कहता हूं सबसे पहले पहला भाव देखो भाई, पहले भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, कहाँ नहीं बैठा है, सारा उसकी कैलकुलेशन करो। पर लाल किताब में सबसे पहले नियम है कि 9th हाउस का अध्ययन करो। 9th हाउस आपका भाग्य का भाव, जिसे धर्म का भाव भी कहते हैं, जिसे उच्च शिक्षा का भाव भी कहते हैं। यही गुरु का आशीर्वाद है, यही परमात्मा का आशीर्वाद है। तो 9th हाउस से हमारी शुरुआत। अब हम आपको मैं स्क्रीन दिखाऊं या वैसे ही चला लेंगे काम? हम तो अक्सर बिना स्क्रीन के ही चलाते आए हैं, वैसे ही समझते हैं। आप कुंडली के अंदर ये प्लीज म्यूट रखिए। जो लोग नए हैं के लिए मैं एक स्क्रीन पे बना के दिखाता हूँ। देखिए, लाल किताब में जैसे ये कुंडली बनती है, जब हम किस्मत का ग्रह ढूंढते हैं तो पहले स्टेप पे करना क्या होता है? ये जो जहां पर लगन लिखा होता है, जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूं, तो वो खाना नंबर 1 है। इसी प्रकार से आप ऐसे गिनती करते जाओ और लिखते जाओ। अब जो कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इसे बंद मुट्ठी के खाने कहा गया है। बंद मुट्ठी के खाने, बंद मुट्ठी के खानों से मतलब होता है लाल किताब में कि वो शख्स जो पूर्व जन्म से किस्मत जो लिखवा करके लेके आया है, वो उसके बंद मुट्ठी के खानों में बंद होती है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने ये देखना है कि जो ये बंद मुट्ठी के खाने हैं, यानी कि पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, इनमें उच्च का ग्रह कौन सा बैठा है? एग्जॉल्टेड प्लेनेट। अब इसमें भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको, बड़ा सिंपल नोट करना है। जहां पे 1 नंबर है, यदि आपकी कुंडली में वहां पे सूरज बैठा है, ये फिक्स है। अगर सूरज बैठा है पहले भाव में, तो आपने मानना ये उच्च का ग्रह है। क्या है लाल किताब के हिसाब से? उच्च का ग्रह। और सूत्र कहता है कि सूरज अगर यहां पर बैठा हुआ है, ये उच्च का हो गया, ये आपकी किस्मत का ग्रह हो सकता है। अभी हुआ नहीं है, फाइनल नहीं करना, क्योंकि हमने आगे और भी देखना है। पर फर्स्ट हाउस में सूरज, और जहां पर नंबर 4 लिखा है आपने, सब बना लीजिए, वहां पर गुरु अगर 4th हाउस में है तो वह उच्च का कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर 7th हाउस में शनि बैठ जाए तो वो शनि उच्च का है। 10th हाउस में मंगल, वो उच्च का है। तो अब मैंने 4 खाने बताए, 1 4 7 10, और उन 4 खानों में 4 ही ग्रह बताए, सूरज, बृहस्पति, शनि और मंगल। ये है पहला स्टेप। तो सबसे पहले आपने देखना है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार चाहे वो ग्रह कैसा भी बैठा क्यों ना हो, बस आपने ये ध्यान रखना है कहीं इन 4 ग्रह में से कोई भी ग्रह इस स्पेसिफिक खाने में तो नहीं बैठा। अगर वो बैठा है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह है। अब समस्या कब आती है? समस्या जब आती है जब या तो चारों खानों में कोई भी ना बैठा हो, या एक साथ 2 मिल जाएं, कि पहले घर में सूरज बैठा मिल गया और चौथे घर में गुरु बैठा मिल गया। बोले गुरुजी अब क्या करें कि ये तो हमारे 2 ग्रह मिल गए, अब किस्मत का ग्रह किसे मानना है? तो लाल किताब ने उसका भी सॉल्यूशन दे रखा, तो वो नोट कर लीजिए आप बड़े आराम से, कि आपने ये देखना है कि इस सीरीज के अनुसार ग्रह अगर आएंगे
तो उसके हिसाब से किस्मत का ग्रह का सिलेक्शन होगा। नंबर 1 पे बृहस्पति। अच्छा, लाल किताब में पहला ग्रह बृहस्पति माना जाता है। वैदिक में जैसे सूरज होता है, सूरज से शुरुआत होती है, पर लाल किताब में शुरुआत ही गुरु से होती है। तो ये याद रखना, लाल किताब में शुरुआत 9th हाउस से होती है और ग्रह में गुरु से होती है। इसीलिए तो कहता हूं, अरे भाई गुरु के साथ कनेक्ट होइए है। और लाल किताब के सीखने वाले ना गुरु से कनेक्ट होना ही बस भूल जाते, बाकी सारे काम कर लेते हैं। और फिर कह देते जी हमारा तो मंगल ऐसा है, हमारा मंगल वैसा। अरे भाई छोड़ो, मंगल बद भी है तो वो भी नेक हो जाएगा गुरु से कनेक्ट होने में। वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा इसमें कि कैसे। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनका मंगल बद मिलेगा। बद का मतलब गुस्सा ज्यादा आ जाता है उनको, पर वो बड़े शांत और सौम्य मिलेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुंडली में या तो गुरु का प्रभाव अच्छा है, या वो किसी गुरु से कनेक्टेड है, किसी स्पिरिचुअल एंटिटी से कनेक्टेड है, किसी विद्वान व्यक्ति से कनेक्टेड है। तो निश्चित रूप से उनका मंगल बद भी मंगल बद वाले असर नहीं देगा, अपितु मंगल नेक वाले असर पैदा कर देगा। तो पहला ग्रह बृहस्पति, दूसरा ग्रह सूरज। अब ये कैसे दे, हमने एग्जाम्पल लिया था। अब बृहस्पति पहले पे है, दूसरे पे सूरज है। अब किसी का पहले में बृहस्पति आ गया, पहले में सूरज आ गया, चौथे में बृहस्पति आ गया। तो हमने किसको चुनना है? बृहस्पति को, क्योंकि नंबर 1 पे कौन है? बृहस्पति। जब भी 2 का मुकाबला होगा, 2 में से जब भी चुनेगा जो सबसे ऊपर है उसको ही उसका नंबर आएगा। तो किस्मत का ग्रह कौन सा माना जाएगा? बृहस्पति किस्मत का ग्रह माना जाएगा। नंबर 3 पे चंद्रमा, नंबर 4 पे शुक्र, नंबर 5 पे मंगल, नंबर 6 पे बुध, नंबर 7 पे शनि, नंबर 8 पे राहु और नंबर 9 पे केतु। अब 9 ग्रहों को लिखवा दिया हमने। अब देखो आराम से आनंद से चलें। अब एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए किसी के पहले घर में सूरज है और मंगल आ गया 10th भाव में। तो सूरज और मंगल में से आपने छांटना है कि कौन सा किस्मत का ग्रह। तो अभी जो सारणी लिखवाई है मैंने, जो सीरीज लिखाई है, अब देखिए सबसे ऊपर सूरज आता है कि सबसे ऊपर मंगल आता है? ऑटोमेटिक सूरज आएगा। देखो, तो बस सूरज यहाँ किस्मत का ग्रह होगा। है देखो आसान, कितना आसान है। कोई मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब मान लो अलग करते, किसी का 10th भाव में मंगल बैठा है, वहीं पे शनि 7th भाव में बैठ जाए, तो यहां भी 2 किस्मत के ग्रह हो गए। तो किसको चूज करेंगे? ये साथ में जो सारणी लगी ना, वैसे तो ये याद हो जाती, रट्टा लग जाता आराम से, बड़े प्यार से समझ में आ जाएगी जब प्रैक्टिस करोगे। अगर ना भी हो तो इससे सारणी को पकड़ लिया। तो मंगल और शनि में सबसे ऊपर कौन है? मंगल में से शनि में से कौन सा ऊपर है? मंगल का नंबर पहले आता है कि शनि का पहले आता है? मंगल। मंगल का। मंगल का नंबर। मंगल का। बिल्कुल बिल्कुल। तो मंगल यहां पर किस्मत का ग्रह हो जाएगा। इससे सारणी से मिल, ये था हमारा पहला स्टेप। हाँ मनोज जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर जैसे कि इन ग्रहों को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो जैसा कि आपने समझाया बृहस्पति और सूर्य को तो मैं समझ गया, बट अगर चंद्रमा को सेलेक्ट करना हो तो कैसे समझेंगे? अभी मनोज जी आगे आएगा। अभी तो स्टेप में बाकी तो ये तो 4 ही ग्रह हैं, अभी तो बाकी 5 बचे हुए हैं। अगले स्टेप में चलते हैं ना। जी सर। ठीक है। ये पहले स्टेप पर बंद मुट्ठी के खाने, यानी 1, 4, 7, 10, ये उच्च के माने जाते हैं लाल किताब के हिसाब से। उनके हिसाब से ही हम लोगों ने करना है। ये प्लीज ये म्यूट रखें अपने आप। अब ये उच्च के ग्रह हमें स्टेप नंबर 2 में केंद्र से बाहर, यानी बंद मुट्ठी से बाहर के जो खाने हैं उनमें उच्च के ग्रह देखने हैं। तो 1, 4, 7, 10 में पहले चेक कर लिया। अब 1, 4, 7, 10 में जिसका नहीं मिला वो क्या करेगा? अपने दूसरे में, तीसरे में, 5वें में, छठे में, ऐसे देखना है।
यानी कि केंद्र से बाहर जाना। और क्या देखेंगे केंद्र से बाहर में? उच्च का कौन सा है, एग्जॉल्टेड कौन सा है। तो लाल किताब के अनुसार चंद्रमा सेकंड हाउस में उच्च का होता है। यानी कि किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे स्टेप पर चंद्रमा मिल गया, यानी उच्च का चंद्रमा मिल गया, तो किस्मत का ग्रह ये बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु, छठे भाव में बैठा हुआ राहु या बुध ग्रह, नवम भाव में बैठा हुआ केतु और 12वें भाव में बैठा हुआ शुक्र, जी प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट। दूसरे भाव में मून, थर्ड हाउस में राहु एंड सिक्स्थ हाउस में राहु एंड मरकरी, दोनों में से कोई भी, या तो सिक्स्थ हाउस में बुध बैठा हो या राहु बैठा हो, या नाइन्थ हाउस में केतु एंड 12th हाउस यानी कि 12वें भाव में शुक्र हो, तो यहां पर ये किस्मत का ग्रह बन जाएंगे। पर अगर यहां पर भी दो आ गए, जैसे कि सेकंड हाउस में किसी के चंद्रमा बैठा हो और 12वें में शुक्र बैठा हो, तो दो ग्रह मिल गए उसको। पर ध्यान रखिए किस्मत का ग्रह एक ही निकालना है, दो नहीं निकालना। तो आपके सामने सीरीज बनी हुई है, देखो चंद्रमा ऊपर आ रहा है कि शुक्र चंद्रमा ऊपर पे आ रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा, वेरी गुड। तो चंद्रमा ऊपर आ रहा है तो किस्मत का ग्रह चंद्रमा हो जाएगा। और अगर चंद्रमा वगैरह ये सब नहीं बैठे हुए और शुक्र 12वें में बैठा है, तो 12वें भाव का शुक्र किस्मत का ग्रह हो जाएगा। किस्मत का ग्रह का मतलब ये होता है कि वो ग्रह, इसे हमें बहुत संभाल करके रखना है। ऐसा जीवन में कोई कर्म नहीं करना जो इस ग्रह को प्रिय ना हो, यानी कोई भी काम जो इस ग्रह को गलत लगता होगा वो काम भूल के नहीं करेंगे। अगर हमने भूल करके भी वो कर्म किए तो निश्चित रूप से हमारे साथ हमारा लक फैक्टर हमें बार बार धोखा देगा, या लाल किताब की भाषा में कहूं तो वो उस भाग्य के ग्रह का भरोसा नहीं होगा, कभी फायदा दे जाएगा कभी नहीं देगा। तो ऐसे ऐसे और उसमें ही प्रेडिक्शन फेल हो जाती है। इसीलिए कर्म, लाल किताब कार्मिक थ्योरी पर सबसे ज्यादा जोर देती है, प्रेजेंट के कर्म पर बहुत ज्यादा जोर देती है। इसीलिए इसे लाइफ चेंजिंग कोर्स कहा जाता है। अगर कोई लाल किताब की फिलॉसफी को ढंग से समझ ले तो उसके जीवन में बहुत गहरा रूपांतरण होता है। मेरे 18 सालों के अनुभव में सबसे ज्यादा जो लोगों ने अपने जीवन में पर्सनल लाइफ में जो बदलाव लेके आए हैं वो इस लाल किताब के कारण लेके आए हैं। लोगों ने मांस खाना छोड़ देते हैं, लोग ड्रिंक करना छोड़ देते हैं, उल्टे सीधे काम करना छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो उस नकारात्मकता से छोड़ देते हैं, गुस्सा छोड़ देते हैं, कई लोग अहंकार छोड़ देते हैं, उनमें नरमी आ जाती है, विनम्रता आ जाती है और अध्यात्म के मार्ग पे चल। देखिए साहब, जितना मर्जी आप ज्योतिष को गोल गोल घुमा घुमा करके सीखिए, ज्योतिष एंड लास्ट आपको लेके जाएगा अध्यात्म पर। आपका लास्ट का ध्येय बन जाएगा ईश्वर की शरण और राम का नाम, इसके अलावा कुछ नहीं। लास्ट में एक अच्छे ज्योतिषी को पर यही सूत्र लास्ट में रह जाएंगे। अच्छे ज्योतिषी के सारे सूत्र धीरे धीरे छूटने लग जाते हैं और उसको राम के नाम के अलावा, ईश्वर की शरण के अलावा कोई सूत्र उसको काम समझ में ही नहीं आता। वो कहता बस ये दो ही सूत्र पकड़ में आए, इतने सालों की मेहनत के बाद बहुत गोल गोल ज्योतिष घुमाऊं, परंतु एंड लास्ट फाइनल रिजल्ट यही मिला है। तो चलिए, तो इस तरीके से आपको समझना है कि ये आपको जो लाल किताब में सिखाया और बताया जा रहा है किस्मत का ग्रह, ये कोई साधारण चीज नहीं है। पर लोग सोचते हैं इसका उपाय कर और फिर हम कर्म कुछ भी करते रहेंगे। भाई कुछ फायदा नहीं है।
हमारे पास बहुत लोग आते हैं, साहब हमने बहुत ज्योतिषियों को दिखाया, बड़ा गुस्से में गया, हमने बहुत ज्योतिषियों को दिखाया, हमने ये कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत उपाय करे कोई फायदा नहीं। ओ भाई साहब, जब तक तुम खुद में बदलाव नहीं पैदा करोगे, प्रेजेंट के कर्मों को नहीं सुधारोगे, भाई ये बदलाव जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं। जैसे मेडिकल साइंस में कुछ दवाइयां ऐसी होती है, स्टेरॉइड्स भी होते हैं, थोड़ा सा दे दो बंदा का एकदम रिलीफ मिल जाता है, कुछ समय के लिए मिल जाता है, पर फिर बाद में परेशानी आती है। तो ऐसे कुछ ज्योतिष में लाल किताब में भी उपाय हैं जो संकटकालीन उपाय कहलाते हैं। वो ज्योतिषी अक्सर ट्रिक का इस्तेमाल करता है, उसको दे देता है, कुछ रिलीफ मिल जाता है। परंतु अगर बंदा नहीं सुधरा ना, वो ऐसे ही ज्योतिषियों के बाद चक्कर ही काटता रहेगा है। जो लोग सुधरने को तैयार नहीं होते, याद रखो, वो तुम्हारे सबसे बेस्ट कस्टमर होंगे, और जो लोग सुधरने को तैयार बैठे ना, वो तुम्हारे अच्छे कस्टमर नहीं। वो 2-4 बार आके वो देंगे, अच्छा बाबूजी समझ में आ गया, हमें करना क्या है, लाइफ समझ में आ गई। जो लोग अपने आप में चेंज नहीं लेकर के आ सकते, और ध्यान रखना, ज्योतिषी की प्रेडिक्शन भी जब भी पास होगी जब वो व्यक्ति नालायकी करनी नहीं छोड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति ने ज्योतिषी के पास आके समझ लिया मेरी नालायकी का कारण ये है और मैंने इस दोबारा इस काम को नहीं करना, प्रेडिक्शन सारी फेल हो जाएगी। क्योंकि ज्योतिषी अक्सर कुंडली देख करके इस बात को लेकर के प्रेडिक्शन करता है कि आज ये जैसा इसका व्यवहार है, अगर ऐसा ही रहता है अगले 1-1.5 साल 2 साल, तो इसका ये इवेंट्स हो सकते हैं। और अगर वो बदल गया तो, जैसे हम अक्सर कहते हैं, यार मंगल बद है तेरा, ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है यार, ये लड़ाई झगड़ा बहुत कराता है, उसने मंगल नेक कर लिया तो प्रेडिक्शन फेल। 2 साल 3 साल प्रैक्टिस कर ली मंगल नेक की, और फिर ज्योतिषी कुछ भी, फिर उसकी कह के देखो, उसके परिवार कहेंगे नहीं नहीं, अब बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, बड़े अच्छे हैं, अब तो हंस के बात करते हैं, सारा चेंज हो गया। लाल किताब की फिलॉसफी यही है। लाल किताब उपाय करने पे जोर नहीं देती है। ये लोगों का बहुत बड़ा मिथ है कि वो लाल किताब आपको उपाय पे जोर देती है, वो लाइफ चेंज करने पर ज्यादा जोर देती है। पर लोग उसको समझने को तैयार नहीं, मेरी बात भी नहीं समझ, छोड़ो गुरुजी उपाय बताओ, 10-12 तो बता ही दो, पेज तो लिखवाई दो, अभी तो 4 ही बताए, लिख दो पेज। अरे भाई हम तो रट रट के बैठे हुए हैं, हम तो लिखवा देंगे, पर फायदा कुछ नहीं है उन उपायों। उपाय क्लैश कर जाएंगे, कोई लाभ नहीं। चलिए स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 3 पे, ये दूसरा स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। अब मान लीजिए किसी का ये 2 नंबर स्टेप पे भी नहीं मिला, कोई भी उच्च का ग्रह नहीं मिला, तो तीसरा स्टेप है अपने ही राशि के ग्रह ढूंढने हैं। अपनी राशि का ग्रह कैसे होता है, जैसे पहले भाव में मंगल, फर्स्ट हाउस मेष राशि में, बना के दिखा देता हूं आप लोगों को, स्क्रीन पे ले जाता हूं। जैसे यहां पे पहले में मंगल, दूसरे में वीनस यानी कि शुक्र, तीसरे में मरकरी, श्रीवत्स साहब मैं अभी आ रहा हूं, 1 मिनट है ना, पहले एक्सप्लेन कर लो फिर आ। चौथे में मून, पांचवे में सन यानी कि सूरज, छठे में फिर से मरकरी, या जुड़ती नहीं है, मरकरी तो उचका हो जाएगी, यहां जुड़, शुक्र, सप्तम में शुक्र, वीनस, अष्टम में मंगल, नवम में गुरु, दसम में शनि, 11वें में शनि, 12वें में अगेन गुरु। ये अगला स्टेप है। एक प्रकार से वैदिक की भाषा में कहूं तो स्वग्रही ग्रह। अगर आपके उच्च के ग्रह नहीं मिल रहे हैं, तो जो ग्रह अपनी ही राशि का हो, अपनी ही राशि का हो, उसे मानना। पहले घर में मंगल, दूसरे में शुक्र, तीसरे में बुध, चौथे में चंद्रमा, पांचवें में सूरज, छठा छोड़ देना, सातवें में शुक्र, आठवें में मंगल, नौवें में गुरु, 10वें में शनि, 11वें में शनि, 12वें में गुरु। वही काम करना है। अब मान लीजिए आपने देखा कि पहले भाव में मंगल बैठा है किसी व्यक्ति की कुंडली में, और 12वें भाव में गुरु बैठा है,
तो यहाँ 2 ग्रह मिले तो 2 में से एक छांटना है। सीरीज उठाओ फटाफट, देखो मंगल पहले आता है कि गुरु पहले आता है? तो आप कहेंगे गुरु पहले आता है। बेशक गुरु 12वें भाव में बैठा है, पर गुरु सीरीज के अनुसार पहले स्थान पर आता है, इसलिए गुरु ही किस्मत का ग्रह होगा। अब इसका मायने क्या हुआ? अगर किस्मत का ग्रह गुरु निकल आया, और सिंपल लॉजिक है, अगर किस्मत का ग्रह गुरु निकलता है तो कनेक्ट विद योर गुरु। सबसे पहला अगर आप सनातनी हो तो ये काम करो, किसी अच्छे विद्वान, किसी ब्राह्मण, किसी गुरु, किसी साधु, किसी संत के पास जाओ, उनसे गुरु दीक्षा पढ़ लो, उनसे गुरु मंत्र लो, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और नहीं तो सुबह 6 से 8 बजे का समय गुरु का होता है। आप उस समय मंत्र जाप करो। और भी अच्छा उठना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मंत्र जाप करो, सुबह 4 से 6 के समय। उस समय आप गुरु मंत्र का पाठ करो। एक उपाय ही एनफ है, सारे उपायों में आगे सारे सभी का उपाय, कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। पर समस्या कहां आती है? समस्या जब फंस जाती है, जब आपकी किस्मत का ग्रह खुद फंस जाता है। जैसे किस्मत का ग्रह फंसता कैसे? अगर ये किस्मत का ग्रह अपने विरोधी ग्रहों के साथ आ जाए, जैसे हमने अभी निकाला 12वें भाव में गुरु हो तो किस्मत का ग्रह बन गया। अब मान लो इसके साथ राहु बैठ गया तो हो गया ना काम खराब। उस किस्मत के ग्रह को राहु चलाता है। किस्मत का ग्रह जरूर आपका गुरु का है, परंतु उस किस्मत को चलाने का काम राहु करेगा। और राहु कैसे चलता है? अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऑलवेज कंफ्यूज्ड। वो व्यक्ति कहेगा गुरु तो बनाना चाहता हूं, पर मेरी गुरु में श्रद्धा नहीं। धार्मिक लोगों को देखता हूं तो लगता है नहीं नहीं धर्म कर्म अच्छी चीज है, पर दिमाग से सोचता हूं तो कहता हूं सब बकवास है। ये वो स्थिति है, ये उन लोगों के साथ की स्थिति है जो लोग कहते हैं यार मरने के बाद क्या होगा। अपन बिल्कुल धर्म कर्म नहीं कर रहे, हम कोई भी अच्छा कर्म नहीं कर रहे, और पता चला वास्तव में जैसी कहानियों में समझाया जाता है कि यमराज नाम की भी कोई चीज होती है, वहां पे पकोड़े तले जाते हैं, ऐसा बताया जाता है ना गरुड़ पुराण में, तो यार बड़ी टेंशन हो जाएगी मरने के बाद। है ये गुरु राहु कॉम्बिनेशन वाला सोच रहा है तो बड़ी टेंशन हो जाएगी। ये तो जो बाकी लोग जो धर्म कर्म कर रहे हैं सब मौज लेंगे, और तू बैठा फंस जाएगा अकेला। फिर वो सोचता है अगर कोई वो धर्म कर्म करेगा तो धर्म कर्म करने वाला क्या सोचेगा, यार तू सारा दिन घंटी बजाता रहता है, पाठ पूजा करता रहता है, तीर्थ पे जाता है, मंदिरों में जाता है, इतना चढ़ाता है, इतना चढ़ावा चढ़ाता है, बाद में पता चला यमराज नाम की कोई चीज ही नहीं होती मरने के बाद। है तो सारी मेहनत खराब, सारा पैसा खराब, सारा मूड खराब। है तो टेंशन हो जाएगी। ये तो मैंने तो लाइफ में एंजॉय भी नहीं किया, मैंने गर्लफ्रेंड भी नहीं रखी, मैंने ये भी नहीं किया, मैंने वो भी नहीं किया, तो मरने के बाद तो टेंशन हो जाएगी। तो बस ऐसी टेंशन ये राहु गुरु की युति पैदा करती रहती है, और यानी कि नट सेल में वो आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखेगी कि आपने गुरु का उपाय नहीं करना। वो आपको अच्छा ज्योतिषी मिलेगा तो कहेगी नहीं नहीं छोड़ो इसको, इसके बस की बात कुछ नहीं है। ईगो प्रॉब्लम, आई एम सो इंटेलिजेंट, मैं खुद ही बहुत इंटेलिजेंट हूं, मुझे कोई क्या समझाएगा। बस यहीं पर किस्मत का ग्रह काम नहीं कर पाता। कोई भी पाप, कोई भी आपका किस्मत का ग्रह बने, अगर वो पाप ग्रह के साथ फंस जाए, और लाल किताब में एक कंसेप्ट आएगा ग्रहों की टक्कर, तो मैं अभी बता रहा हूं, बाकी तो क्लास में समझाऊंगा। अगर कोई ग्रह किस्मत के ग्रह को टक्कर मार दे, कोई ग्रह किस्मत के ग्रह को टक्कर मार दे, तो भी किस्मत में रुकावटें बाधाएं बहुत आती है।
यही कारण है कि हमारी किस्मत का ग्रह कई बार अच्छे से काम नहीं करता। एक और कारण बनता है किस्मत के ग्रह का काम न करने का, वो है कि वर्ष फल में किस्मत के ग्रह की स्थिति उस साल के लिए गड़बड़ा जाए तो भी उस साल किस्मत का ग्रह बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा। जिन लोगों की जिंदगी में सही उम्र पर सही टाइम पर नौकरी लग जाती है, टाइम टू टाइम प्रमोशन मिलती रहती है, टाइम टू टाइम सफलता मिलती रहती है, समय पे शादी हो जाती है, समय पे बच्चे हो जाते हैं, हर काम बेस्ट होता जा रहा है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, वो कहता है ये ज्योति ज्योति सब बकवास है। एक्चुअली में उसकी कुंडली में किस्मत का ग्रह बिल्कुल ठीक है। किस्मत का ग्रह उसको टाइम टू टाइम हर चीज अवेलेबल करा रहा है। तो ये शोध का विषय है, आप लोग इस पे जरूर शोध करो। दो कैटेगरी पकड़ लो, एक वो लोग जो कहते हैं हमारे जिंदगी में झंझट और बाधाएं बहुत हैं, एक वो लोग जो कहते हैं यार हमें तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, ये तो सब ज्योतिषियों के ऐसे ही चक्कर काटते फिरते हैं, सब बेवकूफ है ये सब बेवकूफ लोग हैं जो ज्योतिषियों के यहाँ चक्कर काटते। भाई बेवकूफ तो कोई भी नहीं है। कहते हैं मन में राजी जून में दुखी कोई ना। जून कहते हैं अपनी योनि में, जिस योनि में हम पैदा हो जाते हैं उसमें कोई भी है अपने आप में दुखी कोई नहीं है, सब अपनी मस्ती में मस्त है। और मन में राजी यानी अपने मन में तो हर आदमी इंटेलिजेंट है। तो ये एक हमारे हरियाणा की कहावत है, मन में राजी जून में दुखी कोई ना। चलिए बीच बीच में आपको इस कोर्स में हरियाणा की वो भी आते रहेंगे हैं कि हमारे यहाँ की कहावतें राजस्थान की हरियाणा की है। तो मैं घूमता रहता हूँ अक्सर, और खैर मैं हूँ भी हरियाणा से ही, तो ये तो हमारी कल्चर का एक पार्ट है। अगर आपको इस स्टेप पर भी किस्मत का ग्रह ना मिले तो आपने अगले स्टेप पर जाना है, यहाँ पे रुकना नहीं है। पर ये ध्यान रखें हम पीछे पीछे जा तो रहे हैं कि किस्मत वाला वही है जिसके पहले स्टेप पे मिल जाए। जितना पीछे स्टेप पे मिलेगा उतना मामला कमजोर होता चला जाएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको ये भी कराऊंगा कि किस समय में भाग्योदय होगा। तो आपने अगला स्टेप ये समझना, अगर इन 3 स्टेप में आपका किस्मत का ग्रह नहीं मिलता तो चौथे स्टेप में आपने सिंपल 9th हाउस पे आ जाना है। और 9th हाउस में जो भी ग्रह बैठा होगा वो ही किस्मत का ग्रह होगा। 9th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसको किस्मत का ग्रह मान लीजिए। और अगर 9th हाउस भी खाली है तो सीधा तीसरे हाउस पे जाइए जो अपने से 7वां, 3rd हाउस के ऊपर। अगर 3rd हाउस में जो भी ग्रह होगा वो आपकी किस्मत का ग्रह होगा। और अगर बैड लक है तीसरे में भी नहीं मिल रहा तो 11वें भाव को देखना है, और 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठा मिलेगा वो किस्मत का ग्रह होगा। और 11वें में भी ना मिले तो छठे में ढूंढना है। वैसे देखो लाल किताब में परमात्मा ने आशीर्वाद सबको बराबर दिया है ना, किस्मत का ग्रह मिलेगा जरूर। यहां ना मिला तो छठे में मिलेगा, यानी कि छठे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो किस्मत का ग्रह होगा। और छठे में ना मिले तो 12वें में मिलेगा, यानी कि 12वें भाव में मिलेगा। और अगर 12वें भाव में ना मिला तो एंड लास्ट 8वें में जरूर मिलेगा। अब देखो सारे के सारी जगह घूम ली तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो ये है किस्मत के ग्रह को ढूंढने का तरीका। एक तरीका और होगा वो मैं क्लास में बताऊंगा, जन्मदिन का, कि जिस दिन जन्मदिन होता है उसका और जिस समय पर आदमी पैदा हुआ है, कि 2 वक्त अगर मिल जाते हैं तो वो भी किस्मत का ग्रह बनता है, वो मैं बाद में क्लास में बताऊंगा। पर ये किस्मत के ग्रह निकालने का सबसे आसान फार्मूला। अब हमें जाना उस पॉइंट के ऊपर भी, अगर हम ये मान के चलते हैं आप में से जिसका भी किस्मत का ग्रह मिल गया, आपने ये समझना है अगर वो किसी भी पाप ग्रह से या अपने शत्रु ग्रह के साथ नहीं बैठा हुआ, यानी अपोजिट प्लैनेट के साथ नहीं बैठा हुआ, तो कब उस व्यक्ति का भाग्योदय होगा। भाग्योदय के कई मायने हैं।
भाग्योदय का एक मायने होता है अपने यहाँ पर हिंदुस्तान में कि बंदा कमाने खाने लग गया, रोजगार लग गया, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी प्रमोशन हो जाए, तरक्की हो जाए, उन्नति हो जाए, वो ही भाग्योदय का साल कहलाता है। जब आदमी थोड़ा ऊपर उठ जाए, वो भाग्योदय का साल। अगर किसी का किस्मत का ग्रह सूरज है और वो किसी पाप ग्रह के साथ नहीं फंसा हुआ, यानी कि या तो पहले भाव में बैठा है या पांचवें भाव में बैठा है, यानी कि वो शनि के साथ नहीं बैठा हुआ, वो राहु के साथ नहीं बैठा हुआ, केतु के साथ नहीं बैठा हुआ, तो नेट 22वें साल में किस्मत चमकाएगा, 22वें साल में उसको रोजगार लग जाएगा, 22वें साल में कोई नेम फेम कुछ ना कुछ उसको प्राप्त होगा, अचीवमेंट का साल होगा। ये समझ लीजिए बात, पर किसी से टक्कर ना खा रहा, बस ये ध्यान रखना। हाँ मनोज जी। सर यहाँ पे दृष्टि भी काम करेगी? हाँ वो भी करेंगे, वो क्लास में और सब बताएंगे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। अभी तो हम ये कर रहे हैं कि आसानी से किस्मत का ग्रह निकलना आ जाए, कि वो फिर कब काम करता है किस साल में, वो देख लेंगे, है ना। फिर जी तो सर। उसका विषय है, ये रिसर्च का विषय है। अगर सूरज है तो 22वें वर्ष में, चंद्रमा किस्मत का ग्रह है तो 24वें वर्ष में, शुक्र है तो 25वें वर्ष में, मंगल है तो 28वें साल में, और गुरु है तो या तो 16वें साल में फायदा देगा या 32वें साल में देगा। पर गुरु अगर सेकंड साइकिल में जब अपना किस्मत जगाता है तो ये मान ली फिर पीछे मुड़ के आदमी नहीं देखता। किसी की व्यक्ति की कुंडली में गुरु अगर किस्मत का ग्रह है सेकंड साइकिल में, अगर बेशक वो पहली साइकिल के अंदर गुरु की फर्स्ट साइकिल में वो अच्छे परिणाम ना दे, पर सेकंड साइकिल में बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो इस सर प्रकार से मंगल का मंगल 28वें साल, गुरु 32वां साल, बुध 34वां साल 34, मरकरी 34, शनि 36वां वर्ष 36, राहु 42वां साल, केतु 48वां साल 48। ये टाइम होता है किस्मत के ग्रह के एक्टिवेशन के साथ काम करने का। अगर जिसके किस्मत के ग्रह ये हैं तो इन उम्र में, इन आयु में, उस समय उनकी प्रमोशन, तरक्की, उन्नति होगी, और उनके बाद ही उन्हें फील होगा कि हमारी किस्मत का ग्रह हमें साथ दे रहा है। जैसे किसी का 36वें साल मतलब शनि अगर किस्मत का ग्रह होगा तो अक्सर वो उनके 36 वर्ष की आयु तक बेशक वो जितना मर्जी स्ट्रगल कर लें, पर 36 जैसे ही कंप्लीट होगा उनका जो जीवन का स्ट्रगल बहुत कम होता चला जाएगा, जीवन में स्मूथनेस आनी शुरू हो जाएगी। अब मुद्दा आता है कि आपने अपनी किस्मत का ग्रह तो ढूंढ लिया, करना क्या है? करना ये है उस बात को फॉलो करना है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूं, मेरी किस्मत का ग्रह गुरु। अब जाने अनजाने में उस समय तो इतना दिमाग नहीं था, मात्र 17-18 वर्ष की आयु रही होगी और मेरी गुरु दीक्षा होगी। मैंने गुरु जी से दीक्षा ली, गुरु मंत्र मिला। अब ये सोच करके गुरुजी ने कहा है तो मंत्र जपो, तो मंत्र जपना शुरू किया। अपने आप ही रास्ता मिलता चला गया, अपने आप ही काम होते चले गए। और ये फैक्ट बात है, 32 वर्ष की आयु के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये मैं आपको अपना लाइव एग्जांपल। पर हाँ, गुरु में अटूट श्रद्धा, गुरु में अटूट आस्था, एक ये मेरी हमेशा बनी रही और सदा बनी रहे। मैं यही मानता हूं, मैं जो पढ़ाता हूं वो हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से ही पढ़ाता हूं। जिस दिन मेरी क्लास बहुत अच्छी आ जाती है मैं मानता हूं आज गुरु जी ने कमाल कर दिया है। जिस दिन क्लास अच्छी नहीं होती मैं कहता हूँ गुरु जी ने आज बढ़िया काम नहीं किया है। गुरु जी ही करते, हमारी क्लास ही गुरु जी चलते। तो बहुत सारे लोग बड़े अच्छे प्रभावित हो जाते हैं, यूट्यूब पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिख देते हैं मेरे बारे में। मैं कहता हूँ इन बेचारों को कैसे समझाऊं, ये मेरा किया धरा नहीं है भाई, ये हमारे गुरुजी का किया धरा है।
वो गुरु जी किस तरीके से बताते हैं, किस तरीके से समझाते हैं, वो जाने, उनका काम जाने। तो जीवन के अंदर किस्मत का ग्रह आपको कुछ चीजों की पालना करने के लिए कहता है। अगर गुरु किस्मत का ग्रह हो, वो नॉनवेज का सेवन करते हो तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। ड्रिंक करते हो, छोड़ देना चाहिए। भूल करके भी गुरु की, ब्राह्मण की, पीपल के पेड़ की और मंदिर की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको पोषित करो। जो भी किस्मत का ग्रह हो, उसकी ताकत को बढ़ाओ, उसकी ताकत की वृद्धि करो, उसको कमजोर नहीं करना है। ये ध्यान रखना, किस्मत के ग्रह का दान मत करो, किस्मत के ग्रह का नुकसान मत करो, किस्मत के ग्रह को और स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करो। वो चीज आपको फायदा देगी। स्ट्रॉन्ग बनाया कैसे जाता है? गुरु मंत्र से या रतन धारण करने से भी ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है, उसको भी बला बल मिलता है। पर हाँ, अच्छे ज्योतिषाचार्य से पूछ करके उनके मार्गदर्शन में ही रतन धारण करना चाहिए। ऐसे मत कर लेना, अभी आप बिल्कुल नए हो, आज की क्लास में तो आने के बाद जो है रतन मत धारण कर लेना। पर हाँ, जिनका गुरु है, गुरु मंत्र धारण करें। और क्या कर सकते हैं? हल्दी है, केसर है, इसका सेवन करें या अपने शरीर पर लगाएं। गोल्ड बृहस्पति की धातु है, जरूर सोने को अपने शरीर पर धारण करें। ये छोटे छोटे उपाय लाल किताब में बताए गए। लाल किताब की फिलॉसफी है कि जो आपके घर में सामान है, कि आपको बाहर बहुत महंगे महंगे आइटम ना खरीदने पड़े, घरेलू चीजों से ही आप अपने ग्रह का उपाय कर सकते हैं। बस थोड़ा लंबे समय तक चलती है। जैसे पीली चने की दाल, ये भी बृहस्पति की है। अब पीतल का बर्तन ले लिया, अगर सोने का ना मिले तो पीतल के बर्तन में चने की दाल भर के हमेशा रखनी चाहिए, जिनका भी गुरु अच्छा है या किस्मत का ग्रह है। जैसे ही दाल खत्म होने वाली हो, यूज करते रहे और ले आए, ज्यादा क्वांटिटी में रखना शुरू करें। एक पीला कपड़ा ले लें, उसमें कुछ गोल्ड जोड़ते रहें, गोल्ड को इकट्ठा करते रहें। जितना गोल्ड इकट्ठा होगा उनके जीवन में, उतनी ही तरक्की उन्नति बनती चली जाएगी। बस उस गोल्ड को बेचना नहीं। ऐसे ही हर ग्रह के साथ कुछ नियम और शर्तें लागू होती हैं लाल किताब, और यही सब चीज हम अपने कोर्स में सिखाएंगे। अगर जिन लोगों को हमारे इस लाल किताब कोर्स की अगर वो चाहिए, क्या कहते हैं, सिलेबस चाहिए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। पर मिनिमम 60 क्लास, मैक्सिमम गुरु महाराज जाने, पर मिनिमम 60 क्लास इस कोर्स में होंगी। 60 क्लासेस, 1 साल का टेन्योर रखा है। 3-4 महीने में अपनी मर्जी से चलाऊंगा, फिर तो हमारा लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मामला है। जैसे स्टूडेंट कहेंगे उस तरीके से हम चलना शुरू कर देते हैं। संडे को क्लास होगी 7:30 बजे शाम के समय क्लासेस होंगी। कभी कभी शनिवार को भी होगी, पर मैक्सिमम संडे को ही हम लोग अभी रख रहे हैं। ठीक है। और इसके पीछे एक चीज बहुत जिम्मेवार, एक चीज और रेस्पॉन्सिबल है। मेरे वैदिक ज्योतिष के बहुत सारे स्टूडेंट चाह रहे थे कि मैं वैदिक ज्योतिष का कोर्स लेकर के आऊं, मुझे वो कोर्स लेकर के आना है। इसलिए मैंने बड़ा लंबा समय दिया है, ताकि मैं शांति पूर्वक आप लोगों को बता सकूं, सिखा सकूं, और जल्दबाजी हड़बड़ाहट न। कभी पहले हमने, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, जो हमने शॉर्ट जल्दी के चक्कर में लिए, उसमें है ना स्टूडेंट थोड़ा इम्पेशंस हो जाता है, ये रह गया वो रह गया। कराता मैं सभी हूँ, पर उनको लगता है यार बड़ा जल्दी 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 वो नहीं। इसलिए मैंने सभी, रेनू कालरा जी रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग सभी को मिली। हमारे यहाँ की परंपरा है, जो भी क्लास का स्टूडेंट होता है जिसने एनरोल किया है, उसको रिकॉर्डिंग मिलती है। हाँ, अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं देखा हूँ टाइम हो गया, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं तो बोलता जा रहा हूँ। हाँ,
हाँ अंकुश बताइए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी जैसे आपने बताया कि किस्मत का ग्रह जैसे शनि है अपने शत्रु के साथ बैठा हुआ है, तो जैसे मतलब कि हम गुरु को अपना किस्मत का ग्रह मान सकते हैं क्या दूसरा, या उसी को लेके ही चलना पड़ेगा? अंकुश, किस्मत का ग्रह गुरु सभी का है, अच्छा। वो छुपा हुआ है, वो छिपे हुए रूप में। एक है ना, 9 ग्रह तो आपके सामने प्रकट है, एक 10वां ग्रह होता है लाल किताब में, जो छिपा हुआ ग्रह होता है ना। तो इसलिए कुछ चीजें सभी के लिए है ना, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझाते थे, भाई झूठ मत बोलो, उल्टे सीधे काम मत करो, बुरी संगत में मत रहो, बुरी संगत में रहोगे तो तुम्हारा उल्टा नुकसान हो जाएगा, है ना, बड़े बुजुर्गों के कहा मानो। ये क्या है, ये परंपराएं जो हमारी चली आ रही, जो हमें सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये छिपी हुई, ये सभी के लिए अप्लीकेबल है। ऐसे ही गुरु ग्रह सभी के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपनी किस्मत का ग्रह नहीं भी ढूंढ पाता, तो अगर वो गुरु के पाथ को फॉलो करेगा तो भी उसको सफलता मिलेगी। जी जी ठीक है। जी, धन्यवाद। श्रीवत्स जी, म्यूट पर हैं आप। Pranam Guruji. प्रणाम प्रणाम। Guruji, if Rahu and Mercury both are in sixth house, we have to consider Mercury as luckier or हाँ Rahu? यस, नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि आपका मरकरी और राहु दोनों के दोनों 6th हाउस में प्लेस्ड हैं, Yes. हाँ, तो इसमें मरकरी को नंबर पहले मिलेगा। तो मरकरी जो है किस्मत का ग्रह बनेगा। मरकरी का किस्मत का ग्रह बनने का, पर आप पहले देख लीजिएगा और कोई किस्मत का ग्रह नहीं होना चाहिए, कि 1, 4, 7 एंड 10th में नहीं होना चाहिए, Yeah. और एग्जॉल्टेड नहीं होना चाहिए। अगर नहीं तो मरकरी यह आपकी किस्मत का ग्रह है, और इसका मायने ये होता है कि मरकरी स्टैंड फॉर द इंटेलिजेंस एंड द लॉजिक, आपने इसका साथ नहीं छोड़ना है। मरकरी स्टैंड फॉर द साइंस, साइंस का साथ नहीं छोड़ना है। बहन बेटी, बहन बेटी जो होती हैं, ये भी मरकरी से जुड़ी होती हैं। इनकी सेवा जितनी अच्छे से हम करते हैं, जितनी छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं, हमारी किस्मत का ग्रह हमें फायदा देता Guruji, if Rahu is in one house, in Aquarius, in Kumbh Rashi, है। नो प्रॉब्लम, then नो प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू then द वैदिक, अकॉर्डिंग टू द correct. वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इफ राहु इज इन एक्वेरियस देन इट सीम्स टू एक्सॉल्टेड। बट लाल किताब फार्मूला बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपका मरकरी और राहु एक साथ बैठा है तो मरकरी ही किस्मत का ग्रह होगा, राहु नहीं, बेशक वो कुंभ राशि में ही क्यों ना हो। गुरुजी इसमें एक क्वेश्चन था, अगर राहु एक्वेरियस में है लेकिन एक अगर वो मिनट, 8th जब हाउस तक में है तो? भैया, जब तक मैं बोलूं नहीं, जब तक ऐसे नहीं, है ना, प्लीज अच्छा, म्यूट रखिए, ओके म्यूट रखिए, मैं आ रहा हूँ सभी के पास। Guruji, if you are not finding lucky planet in exalted in and in one house, but in Rahu is in Kumbh Rashi, then also we cannot consider that as a lucky planet. यस 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 यस, वी We should कांट not consider. कंसीडर द राहु इन 6th हाउस एज ए किस्मत का ग्रह, वी कंसीडर ओनली मरकरी एज ए किस्मत का ग्रह। आप चार्ट देखिए, सीरीज देखिए, सीरीज में मरकरी ऊपर आता है, राहु नीचे आता Correct. है। ओके, हाँ पंकज जी, पंकज जी, आवाज नहीं आ रही पंकज जी आप। सर आवाज आ रही है? हाँ अब आ गई, अब आ गई। हाँ, सर प्रणाम। सर प्रणाम। एक बार वो सीरीज फिर से लिख बता देंगे, जो जैसे गुरु सूर्य चंद्र हाँ हाँ, और नोट शुक्र नोट मंगल नोट बुध। कीजिए, नोट करिए। नंबर 1 पे गुरु, जी वैसे तो रिकॉर्डिंग मिलेगी। नंबर 1 पे गुरु, नंबर 2 पे जी सूर्य, सर नंबर मैंने 3 पे चंद्रमा, मैसेज निकाल दिए है सर। हाँ शुक्र, फिर मंगल, ये प्रताप जी ने डाला है। बुध शनि। हाँ बुध है, बुध के बाद शनि, शनि के बाद राहु, राहु के बाद केतु। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हाँ रश्मि जी, जी सर। रश्मि सिंह, म्यूट हो गई शायद। हाँ सर, नमस्ते नमस्कार। सर। मैं कह रही थी अगर 10th हाउस में मंगल, शुक्र और बुध एक साथ हो तो जी वहां जी, पे
कौन सा ग्रह किस्मत का ग्रह मंगल, कहलाएगा सर? मंगल, मंगल को देखना है। ओके। फिक्स है वो, मंगल 10th में है। बस ये देखना है कि आपके फिर पहले में सूरज ना हो, चौथे में गुरु नहीं होना चाहिए, और सातवें में शनि नहीं। बिल्कुल और सर, मंगल बिल्कुल। दशम में है तो मंगल ही किस्मत का ग्रह है। और आंख बंद करके फिर मूंगा रत्न धारण करो और मंगल का पाथ पकड़ लो। मंगल का पाथ पकड़ने का मतलब होता है हनुमान जी की शरण में जाओ और एक्सरसाइज डेली करो। मंगल को जो जो चीजें पसंद है, आलस से मंगल को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आलस से बिल्कुल नहीं दिखाना। फिजिकल एक्टिविटी जितनी करोगे उतना बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। हनुमान जी की पाठ पूजा उतनी ही बहुत बढ़िया रहेगी। है, मीठा बोलो, मीठा खाओ, मौज लो। ओके सर, थैंक यू। हाँ, नीलेश पाटिल। हाँ नमस्ते गुरु जी। नमस्ते, नमस्ते। हाँ सर, मुझे मेरी मम्मी कहती है आपका जन्म सुबह सुबह हुआ था, तो टाइम किस क्या चेक करना सर? ये तो क्वेश्चन ही अलग हो गया, वो क्लास में देखेंगे नीलेश। अभी तो क्वेश्चन दूसरा है आपका, ठीक किस्मत के ग्रह से रिलेटेड पूछना है ना। ठीक हाँ, न्यूमरोलॉजिस्ट सर। नेहा बब्बर जी। एक मिनट सर, हैंड रेज कर लो बस। अरुण जी एक बार हैंड रेज कर लो, मैं सर सभी के पास आऊंगा। सर प्रणाम। प्रणाम। सर मेरा सर ये क्वेश्चन ये था कि अगर जैसे वैदिक ज्योतिष की हम बात करते हैं, जब हम कुंडली चेक करते हैं तो हम लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम ग्रहों के प्लेसमेंट करेंगे तो हम लग्न कुंडली के हिसाब से करेंगे या चलित कुंडली के लगन हिसाब से लगन करेंगे? कुंडली, लगन कुंडली और ज्योति, और इसमें वर्षफल कुंडली भी बहुत योगदान देती है। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स निकालने के लिए वर्षफल कुंडली का बहुत बड़ा रेलिवेंस है। ठीक है, प्लेसमेंट हम लग्न कुंडली के हिसाब से ही करेंगे। हाँ, वो लगन। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। हाँ, प्राशरी ज्योतिष, नाम नहीं लिखा आपने, म्यूट पर हैं आप। कोई बात नहीं, अभी आए नहीं। हाँ, राशि जी, राशि रावत। सर प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आप कह रहे हैं ना लाल किताब 1 साल चलाएंगे आप, एंड मैं आपके दूसरे कोर्स में भी इंटरेस्टेड हूँ, जैसे वो जो वैदिक वाली एस्ट्रोलॉजी है, तो ये दोनों साथ चल सकते हैं? मतलब एक टाइम पे हम दोनों चीजें सीख सकते हैं? देखो, मैं जो कोर्स लेके आ रहा हूँ राशि जी, जो वो आ रहा है काफी एडवांस लेवल का। जो जी। मैं वैदिक में लेके आ रहा हूँ वो डिविजनल चार्ट्स के ऊपर आएगा, वर्ग कुंडलियों के ऊपर। D9, D10, D20, D30, है ना, ये डिविजनल चार्ट्स होते हैं, इन पे लेके अगर आपका बेसिक मजबूत है तो ही आपको फायदा मिलेगा, अदरवाइज फिर वो चीज समझ में नहीं आए। नहीं सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने आपके जो वीडियो देखे थे वो मई से स्टार्ट किए थे लास्ट, और वहीं से मेरा इंटरेस्ट जागा है। मैं आपकी वैदिक की सारी क्लासेस पढ़ रही हूँ, मुझे काफी समझ आ रहा है। अच्छा, अच्छा, फिर तो बहुत और अच्छी बात है। और मैं आपकी लाल किताब की रिकॉर्डिंग भी सुन रही हूँ। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया, इसलिए बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। हाँ, अरुण जैन, अरुण जैन, ये म्यूट पर हैं आप। सर मैं जैन नहीं, नहीं। अरुण जैन, जैन साहब एक और भी है। चलो अरुण जी आप बताइए, कोई बात नहीं, वो नहीं म्यूट अनम्यूट कर पा जी रहे। सर, जैसा आपने बताया था 4th स्टेप में सन मिला है 3rd हाउस में, जो किस्मत का प्लेनेट। नहीं सर, मतलब आपको ना तो फर्स्ट स्टेप पे मिला, ना उच्च नहीं। के बाहर मिले, ना स्वराशि का मिला, 9th जी हाउस में भी कोई नहीं है, नहीं फिर सर। आपने 3rd में गए तो आपको जी सूरज मिला। हाँ, तो जी बहुत सर। बढ़िया अरुण जी। जी सर, तो उसके बारे में सर कुछ बताएंगे कि क्या है? मतलब जैसे हाँ, 22 साल का आपने बताया, उसमें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। नहीं तो पक्की बात है। मैंने आपको एक बात में भी 7वें सूत्र बताया, या तो वो ग्रह किसी से टक्कर खा रहा है लाल किताब के अनुसार, या जी किसी पाप ग्रह के द्वारा वो फंसा पड़ा है कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में। जी नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी जी बात, आपको सूरज का पाथ पकड़ना पड़ेगा, सूर्य साधना करनी चाहिए, जी सूर्योदय से पहले खुद उठना पड़ेगा आपको। जी गायत्री मंत्र का पाठ या सूर्य मंत्र का पाठ आपको अपने जीवन में अपनाना ही पड़ेगा। श्री हरि विष्णु जी को नमन करना ही होगा। जी संडे के दिन उपवास रखें, और संडे के दिन उपवास ना रख सके कम से कम नमक खाना छोड़ देना बेशक। जी तो जी ऐसी चीजों को फॉलो करेंगे, झूठ नहीं बोलना, कोई झूठी गवाही नहीं देना, अपने चाल चलन को ठीक बना करके रखना। ये सूरज का पात है, सूर्य राजा है, उसको देना आता है, लेना नहीं आता। ये सूत्र याद रखो
कि भाई मैंने मुफ्त की कोई चीज नहीं ली जीवन में। कहीं भंडारा भी हो तो भी मैंने घुसना ही नहीं। मैं भंडारा करवाने वाला हूँ, भंडारा खाने वाला नहीं। बस इस फिलॉसफी के साथ चलोगे तो जीवन में आगे बढ़ो। जी ठीक, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। हाँ जी गुरुजी मैंने भी कुछ पूछना था आपसे। मैडम जी, मैं हेलो। सभी को बताने के लिए ही बैठा हूँ, मैं सभी के पास आ रहा हूँ, है ना, मैं कहीं नहीं भाग गुरुजी, रहा हूँ। हाँ प्रणाम गुरुजी, मैं सोनी गर्ग। जी हाँ जी, मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ जी और आपकी सारी मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी हैं। मैं आपसे सिर्फ इसीलिए आई हूँ कि मुझे जो आप ज्ञान दे रहे हैं, मुझे सिर्फ वो ज्ञान ही चाहिए बस। एक जो वो आपने गुरु का जो आपने कनेक्ट बोला है ना, वो कनेक्ट चाहिए बस मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी क्लास में आए सोनी जी, आपने बस कैमरा ऑन करके बैठना है, ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद। मैंने वैदिक वैदिक किया है थोड़ा, पर मेरा अभी मैं बेसिकली आई एम अ गुड लर्नर। मेरे को जो है ना, मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ काफी टाइम से, मुझे 20 इयर्स हो गए, बट मैं हमें अभी भी हमें सीख ही रही हूँ। हमें भी लर्नर ही चाहिए, बहुत अच्छे। सीखे सिखाए को हम सिखा नहीं सकते, है ना, वो और तो फिर मैं बड़ा चैलेंज हो बड़ा जाता है। पेशेंसली आपको सुनती हूँ, और मुझे जब आप बोलते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस जुपिटर जो है ना, अपने मुंह से बस व्याख्या किए जा रहा है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, उसको लेते रहो बस। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ आकृति शर्मा जी। देखिए नमस्कार मैं सर। सभी के पास आऊंगा, हमारी क्लास में भी यही परंपरा है। आप लोग नए हैं तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि आप छूट ना जाए, आप चिंता मत। नमस्कार सर, मेरा सवाल था कि जो आपने स्वय राशि वाले में 6 नंबर पे 6th हाउस में बुध को लेना है कि नहीं लेना उच्च ग्रह नहीं के लिए? बुध तो पहले ही स्टेप में आ जाता है, जब हम उच्च में आ जाते हैं ना। बात चल रही है ना। यहाँ पे चंद्रमा सेकंड के अंदर होता है, वहां पर जब छठे में जब हम आते हैं तो बुध ही आता है। अगर बुध है छठे में तो बिल्कुल आपका किस्मत का ग्रह। और सर मून के साथ अगर राहु बैठा हुआ हो तो उसको कैसे लेंगे? मून अगर आपका मून किस्मत का अगर ग्रह हो। ये किस्मत का बोलेगा। ग्रह अगर चंद्रमा और राहु बैठा है तो फिर वो किस्मत को राहु चलाता है, ओके। चंद्रमा नहीं चलाता। और सर ये 4th हाउस में वो तब भी राहु, क्योंकि राहु वहां पे तो शांत होता है। नहीं, बेशक शांत हो, किस्मत का देखो, हर चीज को अपन सारे सूत्र को एक साथ ऐसे नहीं जोड़ सकते। अच्छा अलग अलग है, वो मैं कैसे क्लास बोल में, रहे हो? है ठीक ना। है ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, देखिए जिनका क्वेश्चन हो जाए वो हैंड डाउन कर लीजिए ताकि मुझे पता मैं रहे, हैंड रेज करूँ है ना, तो नहीं तो हाँ। रिएक्शंस। हाँ, और अभी म्यूट रखें अपने आप को प्लीज, मैं सभी के पास आ रहा हूँ। हाँ राहुल, राहुल जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा छठे घर में राहु और सूर्य है और सेकंड स्टेप में आ रहा है मेरे। राहु और सूर्य सर। तीसरे कौन से भाव में? छठे में सर। छठे में। हाँ तो किस्मत का ग्रह है आपका, फिर राहु हो गया। सर एक बात और पूछनी थी, स्टेप वाइज ही देखना है ना, फर्स्ट स्टेप में नहीं मिलता तो जाना है सेकंड स्टेप पर। हाँ अगर देखो, पहली बात तो अगर फर्स्ट स्टेप पे मिल एक गया तो मिनट फिर गोटी से बंद कर आगे जा। कुछ नहीं ढूंढना। अगर पहले स्टेप पे मिल गया तो आगे कुछ नहीं ढूंढना। अगर पहले पे नहीं मिलता तो दूसरे स्टेप पे जाना, अगर दूसरे पे नहीं मिलता तो तीसरे पे जाना, तीसरे पे नहीं मिलता तो चौथे पे जाना, ऐसे नहीं आगे बढ़। जहां मिल जाए वहीं रुक जाए, ठीक है। चलिए रेणु दुबे जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपने बताया था मंदिर में 43 दिन किसी भी चीज का दान करने के लिए, गुरु के लिए, चौथे ग्रह में स्थापित करने के लिए, तो जैसे सर क्या एक ही मंदिर जरूरी है वो या रेणु जी मतलब? अपन क्लास में बात करेंगे, वो तो है ना, या कल हमारा सेशन होता है। आप सभी को जी बता सर। दूं, हर संडे को जो भी विद्यार्थी हमारी हमारी ऐप डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं या हमसे डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए संडे को 11 बजे हमारा एक डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है। तो कोई भी आकर के ज्वाइन कर सकता है, उसमें कोई क्वेश्चन आप रख सकते। जी सर। हाँ ममता तिवारी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।
गुरुजी यदि किस्मत का ग्रह वक्री हो तो भी उसकी नहीं कोई नहीं, मान्य वक्री का नहीं है। कंसेप्ट नहीं है ममता जी, लाल किताब में वक्री का कंसेप्ट नहीं है ना। यहाँ पे मैम कहाँ है ये वक्री का कंसेप्ट? हाँ। जी अब मोहित सहजवाल जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। सर मेरा फर्स्ट हाउस में गुरु है, सातवें में शुक्र है और दूसरे में, हाँ दूसरे में चंद्रमा है। नहीं नहीं, प्रश्न बोलो मोहित जी, ये तो आप मुझे बता रहे किस्मत किस्मत का नहीं ग्रह, नहीं, तो किस्मत का ग्रह आपने ढूंढना है। तो कभी एक क्लिक हाँ करके ना फिर आता है। कोई और बात कर रहा है। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ मोहित। हाँ किसी का लगता है खुल। हेलो। सारे म्यूट पे हो जाइए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो सर तो हाँ बोलिए। पहले में गुरु, सातवें में शुक्र और दूसरे में चंद्रमा, तो किस्मत का ग्रह फिर चंद्रमा हुआ, करेक्ट? जी जी बिल्कुल। ठीक है। और उसके सामने अगर सूर्य और बुध है आठवें में, तो उसको इम्पैक्ट करेंगे सामने से। हाँ वो करते हैं, आठवें भाव में बैठा हुआ ग्रह जो है सेकंड हाउस को देखता है, वो लाल किताब में आएगा जब मैं दृष्टियां करवाऊंगा, है ना। ये अच्छा दृष्टि संबंध बनता है। अच्छा। एक एक सवाल था, शनि अगर मंगल छठे भाव में बैठे हैं तो मंगल बद है? नहीं वो अभी नहीं मोहित, है ना, वो क्लास में अच्छा लेंगे हमें ना, वो सारे फिर टॉपिक ठीक है, वो। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। हाँ सुनील जी। नमस्कार सर। सर नमस्कार बहुत अच्छा नमस्कार। लगा आज आपका ये क्लास, तो हमें तो लाल किताब पता नहीं ज्यादा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपके बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। सर मेरे को जी एक जी छोटा सा किस्मत का ग्रह के बारे में पूछना था। मेरे 10th हाउस में धनु राशि है, उसमें जुपिटर और सैटर्न बैठे हैं, तो जी। मैं जुपिटर को कंसिडर करूं सेट किस्मत का नहीं ग्रह? नहीं 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 नहीं, या तो सैटर्न ही तो बन फिर सकता उसके है बाद 10th हाउस। थर्ड हाउस पर मंगल बैठा है, नहीं नहीं, वहां उसको से मानो फिर। मंगल से भी नहीं, नहीं सर, या तो 10th हाउस में जो शनि बैठा है वो हो सकता है। पहले आप है ना इस वीडियो को देखिएगा, आपको बड़े आसानी से, मैंने शुरू में समझाया, आप थोड़ा लेट हो गए, तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाए, बिल्कुल चिंता ना। नहीं, मंगल पहले आएगा ना, थर्ड हाउस में मंगल बैठा है, सर अकेला मंगल बैठा थर्ड है। हाउस में नहीं होगा, नहीं होगा, मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी किस्मत जो का अभी ग्रह जो नहीं लोग बन हैं सकता। वो उनका हैंड आ रहा है। हाँ वरुण जी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, अगर शनि सातवें घर में किस्मत का ग्रह बन रहा है तो उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना वरुण चाहिए। जी सबसे पहले तो हमें ये समझना है, जो शनि है हमारे नौकर चाकर गरीब आदमी और जो कमजोर वर्ग है हमारे समाज का, उसको रिप्रेजेंट शनि करता है। हमें उनको, उनकी सेवा करनी है, उनको खाना पाने पीने की चीजें देनी है, बट हमने शनि की चीजों का दान नहीं करना। ये गलती नहीं करनी कि कहीं हम काले उड़द, सरसों का तेल, काले चने, ये सब दान नहीं करने, लोहे लंकड़ की चीजें दान नहीं करनी। उनको खाना खिलाना, उनको भोजन कराइए, उनको कपड़े दीजिए, उनको पैसा दीजिए, उनको मिठाई खिलाइए, पर ये शनि की चीजें मत दीजिए, है ना। जैसे जूते भी देने तो काले जूते मत दीजिए, कोई और कलर के जूते दे दीजिए, कोई और कलर की ड्रेस दे दीजिए, काली ड्रेस मत दीजिए। बस वो शनि की चीजों का दान नहीं करना है, ये चीजें है। तो ये किस्मत का ग्रह है इस चीज में। दूसरा, शनि की पूजा करें, या शनि से रिलेटेड जो देवी देवता होते हैं उनकी पूजा करें, बहुत बढ़िया। सप्तम भाव जो है वैसे ही लक्ष्मी भाव भी कहलाता है ये। और यहाँ पर शनि का आने का मतलब यही है कि आप शनि की के अलावा जो है माँ काली की साधना भी कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की साधना में बहुत सारी चीजें है और ना, और सर नहीं तो इसमें सिंपल ही है। काले रंग का यूज ज्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए, कर सकते काले हो, कपड़े? कर सकते हो काले ज्यादा। ओके ओके, नूपुर प्रणाम। जोशी जी। नूपुर जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मुझे ना दो प्रश्न पूछने हैं। एक कि मैं बिल्कुल नई हूँ इस लाइन में, एस्ट्रो बहुत बढ़िया। सीखना, शायद सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूँ। आप बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे कि मतलब मैं सीख पाऊँ शुरू से? आज आप पहली बार आए, आपको देखा है, पहले बेसिक से ही सिखाया ना, तो ऐसे ये तो कुछ नहीं था, ये तो आज सभी के लिए था। जब सिखाएंगे बिल्कुल बेसिक से ही सिखाएंगे नुपुर।
हाँ, और एक क्वेश्चन ये था कि अगर जैसे कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपना डेट ऑफ टाइम वगैरह नहीं पता होता है, या डेट उतना क्लियर नहीं होता, तो उनके लिए ये हम नहीं देख सकते, मतलब, नहीं, या मैंने ये बताया चीज ना, उसको नहीं। आज उनको ही बता देना कि आपकी किस्मत का ग्रह गुरु है। आज ही तो बताया मैंने, नहीं बहुत नहीं, सारी जैसे तकलीफ किसी थी। को, अच्छा, नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे टाइम ही नहीं पता हो किसी को, तो हाँ कुंडली हाँ, कैसे बनेगी, है ना? बिना कुंडली के ही बताया मैंने, ठीक है? जिसकी डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ना हो, बर्थ प्लेस ना पता हो, उन सभी के अच्छा लिए हमारी किस्मत का ग्रह ये गुरु ही है। ठीक अच्छा, है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हाँ, संदीप छाबड़ा जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मैं दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। एक तो जी। क्या हमारे इस कोर्स में हम टाइम करेक्शन भी लेंगे क्या? नहीं, ये वैदिक का पार्ट है। इसमें नहीं है लाल किताब में, तो किसी का इसमें अगर टाइम में इसमें इसमें सर टाइम करेक्शन अलग तरीके से होती है। लाल किताब लक्षणों को मानती है, तो लक्षण मिलाए जाते हैं, तो लक्षण अच्छा, तो सिखाए जाएंगे ही जाएंगे, वो उसका पार्ट है। ओके। दूसरा मुझे ये पूछना था, जैसे कि मंगल अगर 10th हाउस में बैठा है अकेला, तो वो किस्मत का ग्रह हुआ। हाँ जी। यस, तो उस पे किसी ग्रह की दृष्टि होगी तो वो भी उसको खराब कर सकती है। हाँ, बिल्कुल कर सकते। जो भी किस्मत का ग्रह होगा ना, वही वाली बात है कि जो ग्रह आपका सबसे अच्छा होता है ना, उसको संभाल के रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई ना कोई उसको चोट मार ही देता है, डेंट मार देता तो है। अगर डेंट नहीं सर, लग रहा तो बहुत ही बढ़िया। तो सर जैसे हम दृष्टि की बात करते हैं, तो जो लाल किताब की दृष्टि है तो अलग है, जो वैदिक की दृष्टि है सिंपल वाली, वो भी काम हाँ, करती है क्या? नहीं सर, नहीं, वो फिर लाल किताब में अगर हम कर रहे हैं तो फिर लाल किताब की दृष्टि ही लगेगी। जैसे राहु 6th में बैठा है तो वो 10th को देखेगा? संदीप जी, मैंने कहा ना, अगर हम वैदिक से चल रहे हैं फिर सारे नियम वैदिक के लगाएंगे। ओके। लाल किताब से चलेंगे तो सारे नियम लाल किताब के लगेंगे। तो अगर मतलब हम लाल किताब देख रहे हैं तो फिर दृष्टि भी लाल किताब की ही लगेगी। तो मतलब लाल किताब से देख रहे हैं तो राहु अगर 6th में बैठा है तो वो 10th को नहीं देखता? ना, नहीं देखेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, पर उसमें एक अलग कंसेप्ट आता है, मदद का ग्रह होता है, हाँ, जड़ का कंसेप्ट है, बुनियाद का ठीक ठीक कंसेप्ट है, ठीक ठीक वो ठीक। सारा मिला करके अलग। मैंने देखा सर, मैंने आपके वीडियोस देखे, हालांकि लाल किताब का कोर्स मैंने पहले किया हुआ है, बट बहुत आपका बढ़िया। जो समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है। मैं इस वेट में था आपका, मैंने ऑनलाइन कोर्स बाई नहीं किया जो 12,000 समथिंग का था। मैं जी इसी जी, वेट में था कि आप कब लाइव सिखाएं तो इसको एक बार दोबारा से सारी चीजों को समझें। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच धन्यवाद। सर, थैंक यू वेरी मच। ये आईफोन से है, आपका नाम नहीं लिखा हुआ। आईफोन किसी का नाम आया हुआ है, येलो टी शर्ट। हाँ जी, जी बताइए, ओपन कीजिए। हाँ, म्यूट कीजिए। नमस्कार राम राम गुरुजी। नाम, राम राम, नाम क्या है आपका? प्रीतिका। रितिका? प्रीतिका। प्रीतिका, अच्छा। हाँ, प्रीतिका जी बताइए। गुरुजी, दिस इज लाइक माय फर्स्ट टाइम एवर कि मैं ये एस्ट्रोलॉजी में मैं इंटरेस्ट लगती हूँ। मैं बिल्कुल न्यू हूँ, लाइक अ न्यू बी। इस डेमो क्लास से मुझे ये लग रहा है कि मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग मुझे समझना है। तो कैन यू रेकमेंड मी सम बुक्स दैट आई कैन स्टडी? नो नीड, नो नीड प्रीतिका जी, हम बैठे हैं ना, हम किस काम आएंगे? नहीं नहीं, हम आई अभी तो अंडरस्टैंड, लेकिन अभी हाँ जी। क्लास नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुछ 2-4 क्लासेस अटेंड कीजिए हमारी, उसी से आपको पता लग जाएगा। अभी क्या थी, ये फर्स्ट क्लास नहीं है, फर्स्ट क्लास जी तो जी हमारी होगी, है ना? जी, आई ये तो हमारी एक अंडरस्टैंड। डेमो क्लास है। डेमो का मतलब ये हो कि हम एक चीज बता रहे हैं कि हमारा वे क्या रहेगा, हमारा रास्ता क्या रहेगा। सिर्फ हम वो समझाना चाह रहे हैं कि हम स्टूडेंट को क्या देंगे, इस कोर्स में क्या देने वाले हैं। वो एक डेमो का पर्पज होता है। बाकी तो मैं करवाऊंगा। दूसरी बात, अगर आपको फिर भी बेसिक का वैसे सीखना है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एस्ट्रो पाठशाला। उसमें मेरा एक बेसिक कोर्स है, वो शायद 200 या 300 रुपए का होगा, है ना? बेसिक कोर्स है मेरा, वो आप ले लीजिए, उतने जी ही सर, आई आपके जस्ट लिए वांट, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ जी, बोलें। वो बेसिक कोर्स है मेरा, वो आप परचेज कर लीजिएगा। 200 और 300 रुपीज का होगा मुश्किल से, तो हमने जी, कैन आई? इसलिए बहुत सिंपल रखा हुआ है उसको। जी ओके जी, मुझे अब माय ओनली कंसर्न इज कि जब आप बोलते हैं, एक तो माय हिंदी इज नॉट दैट वेल, तो नो मुझे प्रॉब्लम। समझने और मुझे जो स्टार्स एंड भाव एंड एवरीथिंग, सो आई वांट टू इम्प्रोवाइज सो दैट आई एम रेडी विद अ लिटिल नॉलेज एंड आई कैन क्वेश्चन यू
with the things so that I can learn. नो प्रॉब्लम। एवरी संडे 11 AM जो है हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, वहां पर भी आप जुड़ करके बात कर सकते हैं। नहीं, I would like to listen first more than मैं 5-7 classes के बाद, because I need to understand. Thank you very much, sir. श्योर। थैंक यू पत्रिका जी। राम राम। दीपक जी। नमस्ते सर। नमस्कार। सर ये जैसे पहले घर में सूर्य जो है वो किस्मत का ग्रह है, और 12वें घर में वीनस शुक्र जो है वो किस्मत का ग्रह है। यस। अभी ये दोनों एक ही कुंडली के हैं, तो सूरज जो है सबसे स्ट्रांग है, पहले आता है लाइन में, तो सूरज किस्मत का ग्रह होगा। डेफिनेटली। पर यह सूरज जो है वो 4 और ग्रहों के साथ में पहले घर में बैठा है, राहु, मरकुरी और मून, तो फिर भी ये किस्मत का ग्रह होगा। हाँ, यस किस्मत का ग्रह आपका शनि रहेगा, बट आपने ये समझना है उस किस्मत के ग्रह को राहु ने पकड़ा हुआ है, राहु ने जकड़ लिया है, यानी कि वो उसको काम नहीं करने दे रहा, सन को पूरे ढंग से काम नहीं करने दे रहा। राइट। तो मतलब इसमें अभी ये तो मतलब अभी मैं एडवांस्ड थोड़ा बोल रहा हूँ क्योंकि ये सूर्य ग्रहण हो गया, राइट? हाँ, यस। हाँ, तो पर ये सूर्य ग्रहण हम लोग लाल किताब में मानते हैं या वैदिक में मानते हैं दीपक जी, पूरा है उसके बारे में, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उसके ऋण, उसके कॉम्बिनेशन, उसकी युतियां सब है। अच्छा, तो ये अगर सूर्य ग्रहण का उपाय करते हैं तो इसका मतलब ये किस्मत का ग्रह थोड़ा स्ट्रांग होना चालू हो जाता है। हाँ, उसके और भी टेक्निक्स है ना, वो क्लास में आपको सिखाई जाएगी। राइट, ठीक है गुरुजी, थैंक यू। हाँ, विभा महेश्वरी जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं आपके काफी कोर्सेज देखी हूँ और इसलिए मैं बहुत उत्सुक हूँ कि आपका ये कोर्स मैंने ज्वाइन किया है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे सप्तम भाव में अगर शनि, मून और केतु साथ में है तो वो तो श्रापित दोष हो गया, पर तभी भी सैटर्न को मानेंगे? हाँ, यस। नहीं, फिर भी माना जाएगा शनि। हाँ, आप सभी को मैं समझा दूं, जो ग्रह ये फिक्स है, किस्मत का ग्रह जहां पर आपको मिल जाएगा वो फिक्स है, बेशक वो किसी भी ग्रह के साथ क्यों ना बैठे, उस बात से उसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, किस्मत का ग्रह वो ही रहने वाला है। हाँ, पर उसकी क्वालिटीज वीक हो जाएगी। हाँ, क्वालिटीज वीक हो जाएगी, तो फिर बाद में कोर्स में आप बताते उसको स्ट्रेंथन किया जाए। दूसरी एक और बात बताऊं, हम क्लास में भी करेंगे इसको, ठीक है ना, जब हमारा सिस्टमेटिक वे से जो कोर्स चलेगा ना, उसमें भी ये टॉपिक आएगा, तो आप चिंता मत कीजिए। आज टाइम काफी हो गया है, ओवर हो गए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो जिस